हेलो। हाँ जी, बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम। हाँ, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। यस यस, वेलकम वेलकम सभी को, और लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अभी ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये ब्रीफ रिवीजन है जो हमने लास्ट क्लास वो किया था, कंडक्ट किया था। उसके साथ इस टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है मुझे आज का टॉपिक, इसलिए ये मैंने सामने लिख दिया है। ये एक फटाफट से एक बार जल्दी से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति में एक हल निकलता है। क्यों एक हल निकलता है? क्योंकि ये रेखाएं केवल एक बिंदु पर मिलती हैं। समांतर रेखाओं की स्थिति में कोई हल नहीं निकलता क्योंकि ये रेखाएं सामने मतलब एक दूसरे को कभी नहीं मिलती। और संपाती रेखाओं की स्थिति में अनेक हल निकलते हैं क्योंकि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है और वो अनगिनत बिंदुओं पर मिलती हैं। ठीक है, और इनको लिखने का एक्सप्रेशन क्या था? ये एक्सप्रेशन ये था कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसमें आप केवल इन दो को भी निकाल सकते हैं। समांतर रेखाओं की स्थिति में क्या था? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, पर ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। और संपाती रेखाओं की स्थिति में a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। ये एक क्विक सा रिवीजन है, ये सब ने ध्यान में रख लेना है, और इसी के साथ मैं आगे टॉपिक कनेक्ट करूंगी। ठीक है, ये क्लियर है? अब कहते हैं ये जो दो चर वाली रैखिक समीकरण, अभी आज के टॉपिक पे आ रहे हैं हम। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमने किए थे, इनको हम तीन विधियों से हल करना सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको हमने तीन विधियों से, तीन क्या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर चार विधियों से हल करना है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। फिर एक विधि हम सीखेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। फिर सीखेंगे ग्राफीय विधि। और एक विधि लास्ट में हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, और एक चीज आप याद रखना बेटा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन याद रखना, ग्राफीय विधि से हल करने का एक सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन श्योरली आएगा। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करने का एक स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन होता ही होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे और उसको ग्राफीय विधि से हल करने को बोलेंगे। ये श्योरली क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस विधि को बहुत ध्यान से समझना है। आज हम इस विधि को नहीं करेंगे, इसको कल करेंगे। आज हम फोकस करेंगे प्रतिस्थापन विधि पर, और अगर समय मिला तो विलोपन विधि पर भी। अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें याद रखना, आपको एक क्वेश्चन आएगा, चाहे तो वो प्रतिस्थापन विधि पर आ जाएगा चाहे विलोपन, इन दोनों में से कोई एक विधि आती है। ठीक है, और वज्र गुणन विधि भी हो सकती है। बेसिकली प्रतिस्थापन या विलोपन विधि में से एक विधि पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण देंगे और आपको पर्टिकुलरली बताएंगे कि इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करें या इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो ये बेटा आपको याद रखना है। अभी अभी जो मैं आज क्लास लूंगी उसमें ये ध्यान देना है कि जो अगर प्रतिस्थापन विधि बोली है तो आपको सवाल प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। अगर विलोपन विधि बोली है तो विलोपन विधि से ही हल करना है। ग्राफीय विधि बोली है तो ग्राफीय विधि से ही हल करना है। और वज्र गुणन विधि बोली है तो वज्र गुणन विधि से ही हल करना है। पर वज्र गुणन विधि पे मतलब इतना ज्यादा मतलब इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं हम। मोस्टली हम इन तीन विधियों पर फोकस करते हैं। हालांकि करवाऊंगी मैं तुम्हें ये वज्र गुणन विधि भी, पर मेनली आपको जो रिवाइज करना है वो इन तीन विधियों में, तो आपका गलती का कोई स्कोप होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ आज हम टॉपिक शुरू करेंगे। अभी जो मैंने आपको बात बताई वो क्या क्लियर है कि हम कितनी विधियां करने, जो थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर में और कुछ नहीं है। पहला टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि आपको रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जब दिए होते हैं किस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो ये तीन स्थितियां बनती हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। यहां इसमें कोई डाउट नहीं है। एम आई राइट? इसमें आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक समझ रही हूं मैं?
ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आज की बात बताई क्या वो भी क्लियर है आपको कि हम इस चैप्टर में मेनली 4 विधियां सीखने वाले हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये तो हमें समझ में आ गया। अब इनको हल कैसे करना है, हल करने के लिए हमारे पास 4 विधियां हैं। ठीक है, एक एक करके हम हर विधि को समझेंगे। हर विधि को समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो विधि पर आधारित आता है। आपको विधि बोलेंगे कि ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो अभी सबसे पहले आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने वाली हूं वो यही है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना है। कौन सी विधि से, कौन सी विधि करवाने वाली हूं मैं आपको आज? मैम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। आज हम जो सीखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को कौन सी विधि से हल करना सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। ओके, यस। हाँ, तो लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। एक क्वेश्चन आया आपके पास, x प्लस वाई बराबर है 14, और एक क्वेश्चन आया आपके पास, मतलब सॉरी, एक इक्वेशन आई आपके पास x प्लस वाई बराबर है 14 और एक इक्वेशन आई x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, अब कहते हैं, और ये प्रश्न आया है कि दिए गए प्रश्न को कौन सी विधि से हल करें? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो अब जो मैं स्टेप्स बताऊंगी उन स्टेप्स को बहुत बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपने करना है, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। मान लिया? ठीक है, यस मैम। यस मैम। जब आपने इनको समीकरण 1 और 2 मान लिया उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में से, चाहे पहले में से चाहे दूसरे में से, किसी एक समीकरण में से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहां पे मैं बोलूं, पहला समीकरण यही है ना, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 14। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि किसी एक को अकेला कर दो, चाहे x को अकेला कर दो चाहे y को अकेला कर दो। मैं ऐसा करती हूँ, मैं x को अकेला कर देती हूँ, y को इधर ले जाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर है, y यहाँ प्लस का है ना, दिख रहा है आपको प्लस का y, उधर जाके क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये स्टेप समझ में आया क्या, कि मैंने जो दो समीकरण दिए हुए थे उन 2 समीकरणों में मैंने क्या किया, उन 2 समीकरणों में से मैंने उन 2 समीकरणों को नंबर दे दिया, समीकरण 1 एंड समीकरण 2। इसमें पहले समीकरण में से x की वैल्यू निकालनी है और दूसरे समीकरण में भरनी है। ये बात क्लियर हो रही है? तो मैंने पहले समीकरण से x की वैल्यू निकाली है। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, तो अभी मेरे पास पहले समीकरण से x की वैल्यू निकल के आ गई और इसको मैंने समीकरण 3 बोल दिया। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब जो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई है, x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है 14 माइनस वाई। दैट मीन्स जहां पे x लिखा होगा वहां पे मैं क्या लिखूंगी, 14 माइनस वाई। ठीक है, तो अभी हमने कौन से समीकरण से वैल्यू निकाल ली है? पहले समीकरण से वैल्यू निकाली है ना, तो भरनी कौन से समीकरण में है? दूसरे समीकरण में। अब दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर है 4, यही है ना दूसरा समीकरण? यस मैम। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या है, x की जगह मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है, क्या लिखना है, 14 माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, माइनस की जगह माइनस और अगला y की जगह माइनस वाई बराबर है 4। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है ना, तो अभी जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी 14 माइनस वाई बराबर है 4। ऐसा ही हो रहा है? तो अगर आप ध्यान दें, पहले y को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वाई का मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आप प्लस और माइनस करके देखते हैं, इधर भी y 1 माइनस का है, इधर भी y 1 माइनस का है, तो y मतलब एक ही तरफ के नंबर्स प्लस होते हैं ना, तो ये कितना बन गया, 2y। एक ही तरफ है, माइनस की ही तरफ है, तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस। तो क्या ये समझ में आ रहा है, अगर मैं लिखूं 14 माइनस 2y बराबर है 4, क्या ये सबको समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. अभी हम क्या करेंगे, ये जो 14 है 14 को उठा के इधर ले जाएंगे, y वाली टर्म को अकेला कर देंगे। दैट मीन्स -2y किसके बराबर आ गया, 4 - 14। क्या आ गया, 4 - 14। ठीक है, तो 4 - 14 कैसे, 4 - 14 कैसे माइनस होगा, 4 है प्लस का, 14 है माइनस का, सामने सामने पड़े हैं तो सामने वाले नंबर्स तो हमेशा माइनस होते हैं। तो 14 में से 4 को जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10। बड़ा कौन है, 14, तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया, -10। दैट मीन्स 2y कितना निकल के आ रहा है, -2y कितना निकल के आ रहा है, -2y कितना निकल के आ रहा है, -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना निकल जाएगा, 10। ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना, 10 के नीचे आ जाएगा ये 2 से 10 कटा, कितना निकला, 5। तो दैट मीन्स y हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 5। ठीक है, यहां तक ये स्टेप क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब ये जो ma'am. y की वैल्यू 5 निकली है ना, दैट मीन्स आपके पास एक आंसर तो निकल गया, आपके पास y का सोल्यूशन आ गया। y कितना निकला आपके पास, 5। जो अब आपके पास आंसर आया है उसको आपको तीसरे, देखो पहला समीकरण भी हम यूज कर चुके हैं, दूसरा समीकरण भी यूज कर चुके हैं, अब जो आंसर आया है उसको हम थर्ड समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे। तो थर्ड समीकरण के अनुसार x कितना था, x था 14 - y। ठीक है, और अभी आपको अगर याद होगा तो y हमने कितना निकाला है, y हमने निकाला है 5। ये दिख रहा है आपको, y हमने निकाला है 5। तो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि x बराबर है 14 - y, x बराबर है 14 - y की जगह हम क्या लिखेंगे, 5। तो दैट मीन्स x कितना बन रहा है हमारे पास, 14 - 5 यानी 9। ऐसा ही होगा। तो दैट मीन्स हमारे पास दो आंसर्स आ गए, हमारे पास x कितना निकला, 9 एंड y कितना निकला, 5। x का भी एक आंसर, y का भी एक आंसर। तो क्योंकि आंसर सिंगल निकला है तो यहां से ही हमें पता चल रहा है कि इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, क्योंकि एक ही हल निकला है ना, एक ही हल x का और एक ही हल y का, तो ये कौन सी रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, क्लियर है। Yes, एक ma'am. सवाल और करवाऊं Yes, ma'am. प्रतिस्थापन विधि पर आधारित। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखो हाँ, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं प्रतिस्थापन विधि का, तो ये विधि थोड़ी और क्लियर हो जाएगी आपको। लेट्स से एक क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने अभी करवाया वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं अब करवा रही हूँ वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्वेश्चन ये दिया हुआ है Yes, आपको। ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दुविधा हमें ये है, पहला समीकरण तो है ठीक, पहला समीकरण तो हमें ठीक दिख रहा है, दिख रहा है ना हमें ठीक, कि जैसा हमें चाहिए था वैसा ही है। दूसरा समीकरण ना बटे में है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, फ्रैक्शन, आई एम सॉरी, फ्रैक्शन में है दूसरा समीकरण, दिख रहा है आपको। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इसमें थोड़ा सा आपको मतलब इसमें जब ऐसी स्थिति होती है तब आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। पहला समीकरण तो हमारे पास ठीक है, इसको नहीं छेड़ रहे। दूसरे समीकरण का फ्रैक्शन सेट करते हैं। लघुत्तम कितना बना, 3 और 2 का लघुत्तम कितना बना, बताओ। ऐसा ही निकालते हैं ना लघुत्तम। Yes, ma'am. कितना आया, 6 आया ना, Yes, ma'am. है ना। Yes, तो ये ma'am. जो लघुत्तम 6 निकला, अब आप मुझे ये बताओ कि इस 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, शाबाश जल्दी बताओ। 3 को 6 बनाना है मुझे, किससे गुना करना पड़ेगा,
2 से। यस, शाबाश। अगर 2 से नीचे गुना करेंगे तो 2 से ही ऊपर गुना करेंगे। तो ऊपर जब 2 से गुना किया तो कितना बन गया? 2s। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. प्लस, Yes, ma'am. प्लस की Yes, जगह ma'am. प्लस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस 2 को 6 बनाना है, किससे गुना करूं? 3 से। 3 से। मैम, 3 शाबाश, से। शाबाश। अगर नीचे 3 से गुना किया है तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया? ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. बराबर की जगह बराबर लगा दिया। 6 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो मैं 6 के नीचे 1 मान सकती हूँ, Yes, ma'am. है ना? तो Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि 1 को 6 बनाना है, किससे गुना करूं? 6 से। 6 से। वेरी गुड। अगर नीचे 6 से गुना किया तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया? 6 6 जा 36। और याद रखना बेटा, जब आप सांझा लघुत्तम लेते हैं ना, सांझा लघुत्तम मतलब बराबर की दोनों तरफ, इधर वाली साइड का भी और इधर वाली साइड का इकट्ठा लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम खत्म हो जाता है, कट जाता है, खत्म। लघुत्तम का काम खत्म हो गया। ठीक है? तो दैट मीन्स अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो बनी 2s प्लस 3t बराबर है 36। क्या ये बात, ये इक्वेशन आपको क्लियर दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, तो ma'am. और क्या ये इक्वेशन जो है, ये क्या इसी फॉर्म में हमें चाहिए थी? इसी फॉर्म में चाहिए थी ना हमें, Yes, ma'am. है ना? तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अब हम s माइनस टी बराबर है 3 को इक्वेशन 1 बना देते हैं, और 2s प्लस 3t बराबर है 36 को हम इक्वेशन 2 बना देते हैं। क्या अभी ठीक है? अभी सवाल चल सकता है आगे? Yes, ma'am. अब अंतर क्या है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें दोनों ही इक्वेशंस बिल्कुल सेट फॉर्म में थी हमारे पास, दोनों जिस फॉर्म में चाहिए थी उसी फॉर्म में थी। इसमें हमने दोनों इक्वेशन को पहले जिस फॉर्म में हमें चाहिए थी पहले उस फॉर्म में लेके आए हैं, उसके बाद हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोला है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है? तो अभी मुझे स्टेप रिवाइज करवाओ, जरा मुझे बताओ कि इसके बाद हमने क्या करना था। अगर प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमने? समीकरण 1 लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण 1, s माइनस टी बराबर है 3। यही लिखा। और इसमें अकेला किसको कर दे? s को अकेला कर देते हैं, तो दैट मीन्स ये t छलांग लगा के बराबर के उस तरफ चला जाएगा। ये माइनस का t है, उधर जाके प्लस बन जाएगा। दैट मीन्स ये s किसके बराबर आ गया? 3 प्लस t। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? Yes, ma'am. और ये इक्वेशन कौन सी बन गई? ये कौन सा समीकरण बन गया? समीकरण 3। क्या बन गया? समीकरण 3। थर्ड इक्वेशन बन गई। ये बात क्लियर हो रही है सबको? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, चले आगे, चले आगे। Yes, ma'am. अब हमने क्या करना है? अब हमने कौन सा समीकरण उठाना? पहला समीकरण हम यूज कर चुके हैं, अब हमने कौन सा समीकरण उठाना है? समीकरण 2। समीकरण 2 है ना? तो अब दो समीकरण क्या है? 2s प्लस 3t बराबर है 36। यही है ना दूसरा समीकरण? Yes, ma'am. है ना? तो अगर ये दूसरा समीकरण है तो हम क्या करेंगे? s की जो वैल्यू है, s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस t, यानी हम s नहीं लिखेंगे, हम s की जगह क्या लिखेंगे? 3 प्लस t। तो 2 की जगह 2 लिखा, ब्रैकेट लगा दी, 3 प्लस t। ब्रैकेट क्यों लगाई? क्योंकि दो दो अंक है ना? तो ऐसे अगर सीधा लगाओगे तो 2 गुना 3 ही करोगे आप, t को तो मिलेगा नहीं 2 का हिस्सा। तो ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे होते हो ना किसी की जगह, तो सबसे ठीक रहता है कि आप उसको ब्रैकेट के अंदर लगाएं। ठीक है? कि ये किसी और की वैल्यू प्रतिस्थापित हुई है। प्रतिस्थापन विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपने वैल्यू निकाली उसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं, s की जगह उसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है? प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको? है ना? Yes, ma'am. तो अभी क्या होगा? पहले 2 3 से गुना होगा, फिर 2 किससे गुना होगा? t से गुना होगा। पहले 2 किससे गुना होगा? 3 से, यानी 2 किससे गुना हो रहा है? 3 से। कितना बनेगा? 6। ठीक है? डायरेक्टली लिखती हूं मैं यहां।
2 पहले 3 से गुना होगा, फिर 2 किससे गुना होगा? t से। तो दैट मीन्स 2 जब 3 से गुना होगा तो ये बनेगा 6। तो मैं पहले स्टेप का इन दोनों का जो क्या गुणन क्या लिखूंगी? 6। अब जो 2 है वो किससे गुना हो रहा है? t से। तो 2 जब t से गुना हो रहा है तो ये क्या बन रहा है? 2t। ठीक है, 2t। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन वैसा का वैसा। क्या ये जब मैंने ब्रैकेट हल करी, ये मैंने कैसे हल किया इसको, क्या ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. उसके बाद हम प्लस 3t वैसा का वैसा और बराबर है 36 वो भी वैसा का वैसा। ये बात भी क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? t वाली टर्म्स को अलग से जोड़ देंगे और 6 का यहां कोई काम नहीं है, 6 को भेज देंगे 36 के पास। ये भी क्लियर है? तो 2t प्लस 3t जब आप करेंगे, क्योंकि ये भी एक ही फैमिली के हैं, t और t एक ही फैमिली के हैं, तो ये जुड़ सकते हैं। 2t और 3t मिलके क्या बनाएंगे? 5t। ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्लस के थे तो जुड़ गए, ये क्या बन गया? 5t। ठीक है, और 36 के पास हम क्या लेके आए हैं? 6। 6 यहाँ प्लस का था, इधर आके क्या हो गया? माइनस का। तो ये 5t किसके बराबर आ गया? 30 के बराबर। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा? 30 के नीचे। तो दैट मीन्स t कितना बन जाएगा? 30/5। 5 से 30 कटा कितने पे? 6 पे। तो दैट मीन्स t कितना निकल के आ रहा है आपके पास? 6। क्या यहां तक सबको समझ में आ गई है बात मेरी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अभी जो आपने t की वैल्यू निकाली, अब इसका क्या करना है बताएंगे मुझे? यस, थर्ड इक्वेशन में भरेंगे। देखो, फर्स्ट इक्वेशन को भी हम यूज कर चुके हैं, सेकेंड इक्वेशन को भी हम यूज कर चुके हैं। ये वैल्यू भरी जाएगी कौन सी इक्वेशन में? थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या थी? s बराबर है 3 प्लस t, राइट? तो दैट मीन्स s की जगह आप लिखेंगे s, 3 की जगह 3 प्लस t की जगह क्या लिखेंगे? t आपने कितना निकाला है? 6। तो दैट मीन्स s कितना निकल के आ गया? 9। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास दो आंसर्स आए, s निकला 9 और t निकला 6। सिंगल आंसर्स निकले हैं ना, s का एक आंसर आया है, t का एक आंसर आया है ना? तो दैट मीन्स ये कौन सी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। ऐसा ही होगा? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, तो आज जो हमने विधि सीखी, हमने कौन सी विधि सीखी है? प्रतिस्थापन विधि। यस, तो इसको ना बेटा याद रखना है ऐसे ही, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऐसा ही आएगा कि आपको इक्वेशन दी होगी, जैसे ये ऊपर आपको इक्वेशन दी थी और लिखा जाएगा कि ये प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आपको ये विधि याद रखनी है कि इस विधि के क्या क्या स्टेप्स हैं, कि प्रतिस्थापन विधि बोली है तो इसके स्टेप्स याद रखने हैं। इसलिए मैं एक दिन में एक ही विधि करवाऊंगी आपको। आज आपने केवल प्रतिस्थापन विधि पर फोकस करना है। ठीक है, इसके स्टेप्स को रिकॉल करना है। एक दो क्वेश्चन मैं और देती हूं तुम्हें, आपका वो होमवर्क है, आपने उन क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखना है। ओके, नोट करो वो क्वेश्चंस, यहां वो आपका होमवर्क बनेगा, जस्ट नोट इट डाउन। मैं क्वेश्चन दे रही हूं आपको, जस्ट राइट। लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन लिखा, x प्लस वाई बराबर है 5 और दूसरा लिखा एक इक्वेशन लिखी x प्लस वाई बराबर है 5 और दूसरी इक्वेशन लिखी 2x माइनस 3y बराबर है 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन, 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। ये दो क्वेश्चंस हैं मैंने दिए, और इसको कौन सी विधि से हल करें? इनको कौन सी विधि से हल करें? प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरा? Yes, ma'am. ठीक है, तो यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस नोटबुक पे जरूर प्रैक्टिस करना है। फाइन।
आज हमने कौन सी विधि सीखी? प्रतिस्थापन विधि। बेसिकली आपको प्रतिस्थापन विधि के स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। क्योंकि जो विधियां हैं, आंसर बिल्कुल सेम, आप किसी भी सवाल को किसी भी विधि से कर ले, आंसर सेम निकलेगा। केवल स्टेप्स का फर्क है कि प्रतिस्थापन विधि के कुछ अलग स्टेप्स हैं, विलोपन विधि में कुछ अलग स्टेप्स करते हैं हम, ग्राफीय विधि में कुछ अलग स्टेप्स करते हैं और वज्र गुणन विधि में कुछ अलग स्टेप्स करते हैं। केवल स्टेप्स का वेरिएशन है। आंसर्स किसी भी विधि से निकालो, आंसर्स सेम निकलेंगे। हम विधियों पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो विधि पर आधारित आते हैं। पर्टिकुलरली किसी एक विधि पर प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करें। तो बेशक अगर आपको प्रतिस्थापन विधि आती है, आपको विलोपन विधि नहीं आती है, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हर विधि को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। आंसर सब विधियों से सेम निकलेंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you.